हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं हमारी ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, भारत की मानव प्रजातियाँ तथा जनजातियाँ। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रजाति की अर्थ में परिभाषा। ठीक है, जाति और प्रजाति में क्या है जो अंतर पाया जाता है। जो पृथ्वी पर सभी जीव पाए जाते हैं उनको कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम जाति कहते हैं, जैसे मानव जाति। लेकिन उसके मानव जाति के कुछ उपवर्ग हैं जिन्हें हम प्रजाति कहते हैं। ठीक है, प्रजाति में क्या शामिल है? शारीरिक लक्षण, यानी जो उनके शारीरिक लक्षण है, और जो उनके वंशानुक्रम है, यानी जो वंश के आधार पर प्रजातियां बनाई जाती है। ठीक है, शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, बाल की बनावट, मुख, सिर की आकृति तथा नाक और आँख की बनावट आदि आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो सभी आती है प्रजाति में। ठीक है, उसके आधार पर प्रजातियों में बांटा जाता है मानव को। ठीक है, और ये सभी जो है ये आ चुका है पहले भी कि शारीरिक और वंश के आधार पर होती है। तो मानव प्रजाति का संबंध नस्ल से होता है, न कि किसी सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग से। ठीक है, इसी आधार पर ग्रिफिथ टिलर ने कहा है प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ठीक है, जो प्रजाति है उससे में नस्ल का पता चलता है कि किस नस्ल के, ना कि किन की सभ्यता कैसी है। कोई सभ्य हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रजाति के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि ये सभ्य है, ये असभ्य है। ठीक है, कुछ और परिभाषाएं भी दी है, लेकिन ये जी तो एक परिभाषा भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, और अगर 2 लिख दोगे तो दी बेस्ट है, और एक से भी कम चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी छोटी परिभाषा है गोल्डन विजर की। एक प्रजाति मनुष्य का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन होती है। यानी क्या है, प्रजाति है जो मनुष्य का उपविभाग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भौतिक लक्षणों की पैतृक देन होती है। यानी भौतिक लक्षण यानी जो हमारी प्रकृति है उसका भी असर पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, जैसे जो बर्फीले क्षेत्र में मनुष्य होते हैं वो गोरे रंग के होते हैं, जो कर्क रेखा के पास वाले एरिया में रहते हैं वो काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे भौतिक लक्षण हैं इनका भी असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है उसके बाद क्या है कि जो ये प्रजातियों के वर्गीकरण के अभिलक्षण। ठीक है, कि जो ये प्रजातियां हैं इनको किस आधार पर बांटा जाता है वो सब दे रखा है। ये शारीरिक के आधार पर होता है। ये शारीरिक आधार कौन से है? एक बाह्य और एक आंतरिक। ठीक है, बाह्य में कौन से जो हमें बाहर की तरफ दिखते हैं, जैसे बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का जो कद है, आँखें हैं, आकार है, होठ है, इनका ये सब कुछ क्या है आंतरिक लक्षण, बाह्य लक्षण में आते हैं। और आंतरिक लक्षण में क्या आता है? आंतरिक लक्षण ऐसे स्पष्ट दिखाई नहीं देते इनके लिए हमें कुछ यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उनके द्वारा हम आंतरिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे DNA वगैरह करते हैं, DNA टेस्ट वगैरह उससे। ठीक है, फिर इनको डिफाइन कर रखा है कि त्वचा के रंग के आधार पर हम कैसे वो कर सकते हैं इनको डिफाइन। ठीक है, इसमें जैसे दे रखा है यह एक ऐसा शारीरिक लक्षण है त्वचा का रंग जिसे दूर से देखते ही मनुष्य की प्रजाति का अनुमान लगाया जा सकता है। चमड़ी का रंग काला, पीला, गोरा 3 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है। जब चमड़ी में जो मेलानिया होता है उसकी अधिकता हो जाती है तो चमड़ी का रंग काला हो जाता है। ठीक है, और जब कैरोटीन की अधिकता से चमड़ी का रंग पीला। ठीक है, कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। और जो रक्ताणु हैं हीमोग्लोबिन्स जो हमारे ब्लड में मिलते हैं उनकी अधिकता से क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है रंग। ठीक है, अतः त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों की पहचान की गई है। ठीक है, यानी जो रंग है उसके आधार पर प्रजातियों को बांटा गया है। जैसे नेग्रो काले होते हैं, मंगोल पीले होते हैं, और काकेसाइड और ये जो मेडिटेरेनियन है ये कैसे होते हैं, गोरे। ठीक है, उसके बाद अब बालों की बनावट। ठीक है, बालों का क्या है कि जो हेडन ने प्रजातियों के वर्गीकरण में सिर के बालों की बनावट को 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना है। बालों की बनावट पर जलवायु, वातावरण, लिंग, भोजन आदि का भी असर पड़ता है, और बालों की बनावट पैतृक भी हो सकती है, यानी वंश के आधार पर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ छल्लेदार होते हैं बाल, कुछ लहरीदार होते हैं,
कुछ एक के बाल सीधे होते हैं जिनमें से छल्लेदार होते हैं निग्रो प्रजाति के, लहरदार होते हैं काकेशियन के, और जो सीधे बाल है वो मंगोल के। ठीक है, उसके बाद शरीर का कद भी सर्वाधिक स्पष्ट होने के बावजूद प्रजातियों के वर्गीकरण में शरीर का कद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसमें किसी प्रजाति के लोग बहुत लंबे होते हैं, किसी के बहुत छोटे होते हैं नाटे कद के, जैसे हमारे चाइनीज़ होते हैं बहुत छोटे कद के होते हैं। फिर विमान शास्त्री टिपिनार्ड ने कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। ये देखिए कुछ पैमाने बताए हैं के आधार पर। ये नाटे में आते हैं 148 से 158, 149 से 168 सेंटीमीटर मध्यम में, और 169 से 171 लंबे, और 172 से ऊपर वो बहुत ज़्यादा लंबे में आ जाते हैं। ये फिर कुछ उदाहरण बताए हैं, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद है सिर की बनावट। ठीक है, मानव की शारीरिक बनावट में सिर की आकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी लक्षण है। शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन होने पर भी यह सबसे कम परिवर्तित होता है, इसलिए जो शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो सिर का आकार है वो लगभग उसी की प्रजाति के लोगों के बराबर होता है। ठीक है, सिर के आकृति का निर्धारण कपाल सूचकांक, शिरोष्ठ सूचकांक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है शिरोष्ठ सूचकांक का, सिर की चौड़ाई यानी कितना चौड़ा है सिर, और लंबाई। ठीक है, कितना लंबा गुने में 100। ठीक है, ये ऐसे निकल जाता है इसके द्वारा। ऐसे ही फॉर्मूला छोटे क्वेश्चन में आ भी सकता है 1 मार्क्स के लिए, तो इसको याद कर लेना। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो अगर आप इसको लिखोगे तो दी बेस्ट है, क्या पता आधा 1 नंबर आपको फालतू मिले। वैसे आप अगर ये मेन पॉइंट्स डिफाइन कर दोगे तो भी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रजातियों के वर्गीकरण के अभिलक्षण क्या है, तो इनमें आप ये पॉइंट के नेम लिख के उनको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है नासिका की बनावट। ठीक है, ये नासिका यानी नाक की आकृति पर का निर्धारण नासिका सूचकांक द्वारा किया जाता है। नासिका सूचकांक को ज्ञात करने के लिए नाक की चौड़ाई को नाक की लंबाई से भाग देकर गुना में 100 किया जाता है। वही इस सिर वाला सेम फॉर्मूला है, नाक की चौड़ाई नाक की लंबाई गुने 100। ठीक है, उसके बाद आता है कपालधारिता। ठीक है, प्रजातियों के वर्गीकरण में कपालधारिता अधिक महत्वपूर्ण अभिलक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि कपालधारिता का मापन मनुष्य के जीते जी संभव नहीं है। ठीक है, कपाल या खोपड़ी धारिता को उसमें सरसों नापा जाता है। ठीक है, जो खोपड़ी है उसकी धारिता को हम कैसे नापते हैं, सरसों या जल भरकर। और जिंदे मनुष्य तो ऐसा कर दे तो वो मर ही जाएगा, इसलिए उसके मरने के बाद संभव है। ठीक है, कपालधारिता का सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और शरीर के कार्य से होता है। ठीक है, नाटे कद वाली प्रजातियों की कपालधारिता कम आधारित औसतन 1300 घन सेंटीमीटर होती है, जबकि नार्डिक काकेशियन लोगों की कपालधारिता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद मुख आकृति यानी मुंह की बनावट, किसी का गोल होता है, किसी का चिपटा होता है, किसी का ट्रायंगुलर होता है। मुख आकृति पर सिर तथा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। सामान्यतः लंबे सिर वालों के चेहरे तथा लंबे तथा चौड़े और गोल सिर वाले लोगों के चेहरे चौड़े और गोल होते हैं। मानव के जबड़े की बनावट में आरंभिक काल से परिवर्तन होता रहा है। आरंभिक काल में निर्मित प्रजातियों के मनुष्य के जबड़े अधिक उभरे हुए होते हैं, यह अधिकतर निग्रो लोगों में पाया जाता है। बाद में विकसित प्रजातियों में जबड़ों का उभार क्रमशः कम होता गया। उसके बाद में विकसित मंगोलियन प्रजातियों के मनुष्य के जबड़े बहुत ही कम उभरे हुए हैं। काकेशियन मनुष्य के जबड़े दबे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ प्रजातियों के नाम बताए गए हैं, और उन प्रजातियों की जो लोगों की जो जबड़े से रिलेटेड विशेषताएँ यानी मुख आकृति से जो उनकी विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड वो बता रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर ये सभी 4-5 दे रखे, ये सभी याद नहीं कर सकते तो 2 कर लोगे तो भी ठीक है इनमें से। उसके बाद है नेत्र कोटर सूचकांक, आँखों से रिलेटेड। विभिन्न प्रजातियों की आँखों की बनावट में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। आँखों की आकृति ऊपरी तथा निचली फलक की आकृति, स्थिति तथा नेत्र के खुलने की सीमा पर निर्भर करती है। आँख के गोलक छिद्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात निग्रो प्रजाति में 80, भूमध्य सागरीय में 88 तथा मंगोलिया साइड के लोग हैं जो मंगोलियाल प्रजाति में 90 से 100 के बीच पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये बर्फीले एरिया है, जैसे चाइनीज़ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश साइड है, उनकी जो आँखों का आकार है वो छोटा मिलता है। ठीक है, उसके बाद रक्त वर्ग। नए वैज्ञानिक तरीकों से रक्त के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, लेंस स्टीनर ने पहली बार मानव के रक्त को अंग्रेजी के अक्षरों के नाम पर AB, हमारे जो ब्लड ग्रुप है ना, AB और O, इनमें बांटा है। रक्त वर्ग के आधार पर पूरी मानव जाति को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो कौन सी है, काकेसाइड, मंगोलियाड
नीग्रोइड, ठीक है, ये सब बताइए। उसके बाद फिर भारत में जो प्रजातियों का बसाव मिश्रण ये सब बताया गया है। आदि मानव का आविर्भाव भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुआ, ठीक है, जो आदि मानव हो वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुआ, मतलब उनकी स्टार्टिंग। इसी तरह पर भारत के वर्तमान प्रजातीय समूह इस देश के मूल निवासी नहीं है, और जो भारत में भी जो लोग रह रहे हैं वो यहीं के मूल निवासी नहीं है, ठीक है। इसमें एक आ गया है, ये प्रजातीय समूह विश्व के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न समय पर भारत में आकर बस गए हैं, ठीक है। जो अनेक एरिया हैं वहाँ से आके लोग भारत में रहने लगे हैं। यहाँ की नदी घाटियों में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की प्रचुर मात्रा तथा जीवन निर्वाह के लिए उत्तम जलवायु ने बाहर से आने वाले प्रजातियों को सदा आकर्षित किया। यानी जो भारत में जल भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, जो एरिया है वो भी लगभग मैदानी है, तो उसके कारण है ना यहाँ पे ज़्यादा लोग आकर बस गए हैं बाहर से, ठीक है। ये कारण है कि लोग बार बार यहाँ आते रहते हैं, बसते रहते हैं। हिमालय की दुर्गम श्रेणियों और विशाल समुद्र ने भारत के विलगाव को प्रोत्साहित किया, किंतु हिमालय के दर्रों ने प्रजातियों के लिए सुगम प्रवेश साबित किया। यानी जो हिमालय है उसके कारण कुछ एक देश की प्रजातियों को यहाँ आने में थोड़ा दुर्लभ महसूस हुआ है, यानी उनको तकलीफ़ तो हुई है, लेकिन मेन क्या है, मेन बात तो ये है कि जो है ना इसके बाद भी कुछ लोग हैं वो उन पहाड़ों में दर्रे बन गए हैं ना, उनके कारण उनका आना फिर से आसान हो गया है, ठीक है। अपेक्षाकृत बाद में आने वाली प्रजातियों ने नदी घाटियों में पहले से दूसरी प्रजातियों पर आक्रमण करके उन्हें भारत के आंतरिक भागों में खदेड़ दिया। यानी जो पहले नदी घाटियों में रहते थे उनके साथ जो नई प्रजाति आई रही, जो शक्तिशाली होती है वो उनके साथ युद्ध करते और उनको वहाँ से भगाते थे, फिर वो अंदर के भारत के अंदरूनी एरिया में आके पहुँच जाते, ठीक है। इस प्रकार प्रजातीय समूहन अपेक्षाकृत अगम क्षेत्रों में जा बसे। प्रत्येक नए आक्रमण के साथ यहाँ जनसंख्या का स्थानांतरण पुनर्वितरण होता रहा, ठीक है। यानी हम जो कहते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि यहाँ पे जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो प्रवास है, लोग जो बाहर से आके भारत में बहुत ज़्यादा बस रहे हैं। अभी भी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कितने लोगों ने पता नहीं भारत में आकर शरण ली है। तो ये सब ज़्यादा कारण है जो है ना हमारे देश की जनसंख्या को लगातार बढ़ा रही है, ना कि जन्म दर मृत्यु दर, इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इस प्रकार लंबे समय से भारत में लोगों के बीच बसाव की प्रक्रिया चलती रहती तथा विभिन्न प्रजातियों के मिलने से सांस्कृतिक मिश्रण हुआ, ठीक है। जो मानव समूह आरंभ में वनों, पर्वतों या अगम्य स्थानों पर जा बसे वे बाहरी प्रभाव से दूर रहे, ठीक है, और सांस्कृतिक परिवर्तन से बचे रहे। अपनी मौलिकता को बरकरार रखने के कारण ये लोग मूल निवासी कहलाए, और जो दुर्गम स्थानों में रहते हैं वो मूल निवासी कहलाते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पे लोगों का जाना बहुत मुश्किल है, यानी बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ जनजाति के लोग रहते हैं, और आज भी वो उसी तरह से जीते हैं जो ज़िंदगी मानव है ना 500, 600, हज़ारों साल पहले जीता। आज भी वे उसी प्रकार के वस्त्र पहनना, उसी प्रकार की ज़िंदगी जीना, पढ़ाई लिखाई से दूर, साइंटिफिक तरीक़ों से दूर, यानी वो बिल्कुल सादा प्राकृतिक जीवन जीते हैं। और उन्होंने हमारे जो प्राचीन हमारा जो उद्गम है उसके बारे में हमें बताया है, और उसी से रिलेटेड हमें आज भी वो अवगत करा रहे हैं कि मानव ने कैसे कैसे तरक्की की है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है वो हम कल करेंगे, हमारा आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।